हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेयर एंड एजुसेयर। आज मैं आपके सामने एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया, पूरा समझा दिया गया। अब आज मैं नया चैप्टर लेकर के आई हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि ब्लड पे आप वीडियो बनाइए, तो मुझे भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और ब्लड से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डीपली भी पूछे जाते हैं, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में कि हमारी बॉडी में कौन से फ्लूइड्स बहते हैं और क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स सबसे पहले हम सर्कुलेशन के बारे में बात करें कि सर्कुलेशन क्या है। एक्चुअली हमारी बॉडी में हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम, जो सब्सटेंस होते हैं, जो पाचक पदार्थ होते हैं हमारे भोजन के, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन रिडक्शन जो रिएक्शंस चलती रहती हैं, वो सारी चीज़ें ब्लड से ही होती हैं। और ये ब्लड हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन में जा कर के सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, सारे डाइजेस्टिव पार्ट्स के डाइजेस्टिव सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है। तो यही प्रोसेस जो ब्लड के द्वारा करी जाती है, ब्लड के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है सारी चीज़ों को, उसी को हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे तो दो प्रकार का होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग होता है और अदर एनिमल्स में अलग होता है। वो कितने दो प्रकार का कैसा होता है वो हम थोड़ा सा देख लें। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हायर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आपने 11th-12th की क्लास में पढ़ा है, और वैसे भी आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जिनमें बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और जिनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। नोटोकार्ड, नर्व कार्ड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होती है। ये थोड़े से उनके सिम्टम्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाँ, इन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्लोज टाइप। अब ये ओपन और क्लोज क्या है? ओपन का मतलब होता है कि ब्लड ऐसे ही बहता रहता है, किसी भी नली में बंद रूप में नहीं बहता है, इसको कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज टाइप होता है इसमें जो ब्लड है वो आपकी डक्ट में, कैपिलरीज में, और आप ये समझ सकते हैं कि नलिकाओं में बहता रहता है, तो नली में बंद रहता है ब्लड, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको एक डेफिनेशन सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पे बता रही हूँ। सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऊपर जैसे हमने बात की उसी को मैंने डेफिनेशन में दे दिया है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं। तो सबसे पहले है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड का जो सिस्टम चलता है वो भाग लेता है। नेक्स्ट सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, वो लिम्फ होता है। और थर्ड है पोर्टल सिस्टम। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट लेते हैं। अब सबसे पहले हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ये 3 पार्ट हैं जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को मिलकर के बनाते हैं। एक्चुअली हार्ट क्या करता है? मेन काम तो हार्ट ही करता है, ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का होता है। उसके बाद हम सबसे पहले ब्लड को ले रहे हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा टॉपिक है ब्लड भी, तो इसको धीरे धीरे हम पहले पढ़ेंगे। ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फिर आगे चल करके ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, ब्लड का परिवहन कैसे होता है उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, मैट्रिक्स प्लाज्मा कहते हैं उसको, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ब्लड इज अ सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फ्रॉम
फॉर्म एलिमेंट्स। यहाँ पे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के लिए हम बात करते हैं कि देयर आर मैनी सेल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लड कार्पसेल्स। जो ब्लड कार्पसेल्स होती हैं प्लाज्मा में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। इस प्लाज्मा में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, फाइबर आर एब्सेंट, फाइबर नहीं पाए जाते हैं। और प्लाज्मा ब्लड कार्पसेल्स का सिक्रीशन नहीं करता है। यानी कि मैंने आपको जैसे बता दिया कि प्लाज्मा में बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं जिनको हम ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा सिंपल जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड फॉर्म जो है ब्लड कार्पसेल्स सिक्रीट कर रही हैं। ये बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड। हमको मेन ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करनी है। ह्यूमन ब्लड जो होता है जनरली आपने देखा है उसका कलर रेड होता है, थोड़ा ब्राइट रेड होता है। जो इसकी विस्कोसिटी होती है यानी इसकी शांता, जिसको कहते हैं गाढ़ापन, वो कितना होता है, वो 4.5 से लेकर के 5.5 तक या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो रक्त का या ब्लड का जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। और इसका पीएच कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका जो पीएच होता है वो 7.3 to 7.5 होता है। तो आप इसके पीएच को ज़रूर याद रखिएगा। ए कॉम्पैक्ट थिक एंड थिन ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में बहुत सारी कैपिलरीज का जाल पाया जाता है। कुछ मोटी कैपिलरीज होती हैं, कुछ पतली या महीन कैपिलरीज होती है, उनका पूरा नेटवर्क होता है ब्लड के अंदर। और ये हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी में 7 से लेकर के 8% तक ब्लड पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को देखें, जनरल यदि कोई ह्यूमन है जिसका कि वेट 70 kg है, तो वो 70 kg व्यक्ति में 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। किंतु ये मेल एंड फीमेल में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। यानी कि यदि हम फीमेल में देखें तो फीमेल में ये 4.5 लीटर पाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है और मेल में 5 to 6 लीटर होता है। और ये ब्लड जो है हमारी बॉडी का 113 पार्ट कवर करता है। हमारी पूरी बॉडी का जो है ये 113 पार्ट को कवर करता है। लेडीज़ में 20 to 25% लेस पाया जाता है, मेल की अपेक्षा कम पाया जाता है। अब ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं, ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ब्लड। कौन कौन से? एक तो होता है इसका पार्ट प्लाज्मा, देन अदर इज ब्लड कार्पसेल्स। ये 2 पार्ट ब्लड में पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो 55% होता है एंड जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं ये 45% होते हैं। यानी आप 100% ब्लड को मानते हैं तो 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। ब्लड कार्पसेल्स को एक और नाम दिया गया है हेमेटोक्रिट। इसको आप याद रखेंगे, हेमेटोक्रिट मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। हेमेटोक्रिट ब्लड कार्पसेल्स का अदर नेम है। प्लाज्मा के यदि फंक्शन थोड़ा सा हम देखें तो कलर में ये स्ट्रॉ कलर का होता है और जो इसका फ्लूइड होता है थोड़ा विस्कस होता है, निगाड़ा टाइप का होता है। और ये पीएच कंट्रोल करता है, यानी पीएच लेवल को कंट्रोल रखता है। जो ब्लड का पीएच है 7.3 to 7.5, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल रखता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? न्यूट्रिएंट्स का, डाइजेस्टिव पार्ट्स का, और हमें जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, इन सब का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ये ब्लड में जो लिक्विड होता है उस लिक्विड की क्वांटिटी को भी फिक्स रखने में मदद करता है। ब्लड की लॉस को रोकता है कि ब्लड का कहीं ज़्यादा लॉस ना हो। ये काम भी किसका है? प्लाज्मा का है, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसका और काम देखें तो इसका काम क्या है? एंटीबॉडीज़ बनाना, यानी प्रतिरक्षा का काम करता है ये। दूसरा, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है। टेम्परेचर को मेंटेन, दैट मीन्स कि शरीर के प्रत्येक भाग का टेम्परेचर मेंटेन होना, बराबर होना। ऐसा नहीं कि मेरा सर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और पैर का टेम्परेचर कम है या हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो है कहीं पीठ में या बैकबोन में टेम्परेचर कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी में एक होम्योस्टेटिस तंत्र पाया जाता है जिसको कि कहते हैं
किसी भी दशा में हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हर ऑर्गन में फिक्स होता है। ये प्रोसेस प्लाज्मा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इस टाइप और भी काम इसके होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और CO2 का जो निस्तारण होता है, CO2 को शरीर से बाहर निकालना, इसमें भी प्लाज्मा का रोल होता है। तो ये प्लाज्मा के मेन कैरेक्टर हो गए। ब्लड के 2 पार्ट बताए, जिसमें से मैंने प्लाज्मा के आपको फंक्शन बताए। अब हम देखेंगे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में ये देखिए, एक तो वाटर होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, कितना 92% वाटर, यानी पानी ज़्यादा होता है प्लाज्मा में। एंड प्रोटीन होता है 6 to 8 पॉइंट प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। तीसरा, इनऑर्गेनिक साल्ट यानी अकार्बनिक लवण होते हैं बहुत कम मात्रा में, 0.9%, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, 0.9% तक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इसके बाद जो प्रोटीन के बारे में मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ब्लड की हानि को रोकता है। तो कैसे रोकता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं देखिए, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। फाइब्रिनोजेन 3%, ग्लोब्यूलिन 1.5% और एल्बुमिन 4.7%। ये जो होते हैं, इन तीनों प्रोटीन्स की मदद से प्लाज्मा शरीर की हानि को रोकता है, क्योंकि ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ब्लड का क्लॉट बनाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये हमने प्लाज्मा की बात कर ली। अब हम ब्लड के कार्पसेल्स की बात करेंगे, जो कि 45% होती हैं ब्लड में। ब्लड कार्पसेल्स जो है, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? RBC हमने बहुत बार पढ़ा है, WBC एंड प्लेटलेट्स। इतनी बार इनको पढ़ चुके हैं कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारी बॉडी में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब इनको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। जो RBC हैं 40% पाई जाती हैं। इनका जो अदर नेम, पूरा फुल फॉर्म है, वो है रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ, या इनका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो WBC हैं, ये वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहलाती हैं, और इनका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट, और जो तीसरी होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स, जिनका अदर नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की ब्लड कार्पसेल्स हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे RBC को। RBC प्रेजेंट ओनली वर्टिब्रेट्स, ये केवल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, और ये 40% पार्ट ऑफ ब्लड होती हैं, यानी ब्लड का 40% होती हैं। इनकी जो RBC की जो संख्या है वो मेल में 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। मेल में, पुरुषों में प्रति घन मिलीमीटर कितनी होती है? 55 लाख। एंड फीमेल में 45 से 50 लाख घन प्रति मिलीमीटर होती है। और जो चाइल्ड बेबी होते हैं, जो शिशु होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होती हैं RBC। कितनी होती हैं? 60 to 70 लाख होती हैं प्रति घन मिलीलीटर में। तो ये RBC की क्वांटिटी हो गई मेल, फीमेल एंड इन्फेंट या चाइल्ड बेबी में। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जो इनकी संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 78 लाख तक इनकी संख्या होती है। जो RBC की लाइफ स्पॉन की हम बात करें यदि, तो जो RBC का लाइफ स्पॉन होता है वो 120 डेज से 127 डेज होता है। बहुत बार एग्जाम में आया भी है, 120 से 127 डेज होता है इनका। जो स्ट्रक्चर ऑफ RBC देखें तो सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है RBC से रिलेटेड वो ये है कि इसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। एक्चुअली RBC का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? वो बोन मेरो में होता है। बोन मेरो की जो स्टेम सेल्स होती हैं वो RBC बनाती हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे भी, अभी डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो ये जो सेल्स हैं RBC, इनमें जो है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, हम अक्सर पढ़ते हैं बायो में। तो कैमल एक एनिमल है, कैमल, और उसके साथ है इल्मा। इसको आप गूगल पे भी देख सकते हैं, इसका फोटो गाय जैसे ही दिखाई देता है, ये भी वाइट वाइट सा, ब्लैक एंड वाइट। तो कैमल एंड इल्मा जो हैं, इनके न्यूक्लियस में, इनके RBC की सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखें। देन RBC का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। इरिथ्रोसाइट्स इनका अदर नाम बताया था अभी आपको ऊपर मैंने। ये RBC की सेल्स इस प्रकार से दिखाई देती हैं।
इसके बाद इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। ये स्ट्रोमेटिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन होता है इस आरबीसी में प्रेजेंट। और इसके अलावा इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक आयरन यौगिक भी होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आयरन पिगमेंट है और जो किस रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है। यहाँ Fe2+ मैंने लिखा हुआ है, फेरस के रूप में, ये फेरस स्टेज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन होती है वो तो प्रोटीन है और जो हीम होता है वो आयरन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ग्लोबिन प्लस हीम, यानी हीम को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। ये करता क्या है, हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर, यानी ये ऑक्सीजन कैरियर का, ऑक्सीजन वाहक का भी कार्य करता है। और ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, दैट मीन्स कि ये रेस्पिरेशन में मेन रोल अदा करता है ना, इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। जब ये ऑक्सीजनेटेड स्टेज में होता है, कौन, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, जब ऑक्सीजनेटेड स्टेज में होता है तो इसका कलर रेड होता है, लेकिन जब ये डीऑक्सीजनेटेड स्टेज में होता है तो इसका जो कलर है वो वायलेट हो जाता है। अब आरबीसीज जो होती हैं, आरबीसी की जो नष्ट होने की प्रोसेस है वो कहलाती है हीमोलाइसिस। और आरबीसी नष्ट कहाँ होती हैं, स्प्लीन में या प्लीहा में नष्ट होती हैं। जो एक्स्ट्रा आरबीसी बन जाती हैं वो स्प्लीन में ही जा कर के कलेक्ट रहती हैं, संचित रहती हैं, और इसीलिए इसको, स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। और जो पुरानी आरबीसीज हो जाती हैं वो स्प्लीन में ख़त्म होती जाती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है इसको इरिथ्रोपाइसिस कहते हैं, यानी इरिथ्रोपाइसिस बनने की क्रिया और हीमोलाइसिस नष्ट होने की क्रिया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैमल्स में जो आरबीसी बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, बोन मेरो में बनती हैं मैमल्स के आरबीसीज। जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं, ये मैंने एक लॉन्ग बोन बनाई है, आप पैर की हड्डी ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेम सेल्स पाई जाती हैं इस जगह पे, तो ये स्टेम सेल्स, यहाँ बोन मेरो भी होता है और यहीं पे आरबीसी का निर्माण भी होता है। तो ये आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब जो आरबीसी ऑक्सीजन से रहित जब हीमोग्लोबिन होता है तो हमने आपको बताया कि उसको क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, उस क्रिया को इरिथ्रोपाइसिस भी कहते हैं। और उसका नेक्स्ट दूसरा नाम जो है हीमोपाइसिस भी होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ बनाना, इसलिए हीमोपाइसिस भी कहते हैं। तो जो हीमोपाइसिस की प्रोसेस है वो एक हार्मोन से कंट्रोल्ड रहती है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। और भी अदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ये भी हीमोपोइसिस की क्रिया को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जब ये प्रभावित करते हैं, दैट मीन्स कि विटामिन जो B12 है उसका रोल बहुत ज़्यादा है, यानी कि बॉडी में यदि विटामिन B12 की कमी हो गई तो इससे एक रोग होता है जिसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। जब हमने विटामिन्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें इसका उल्लेख किया था। तो मेरे ख्याल से आपको ये आरबीसी के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा कि आरबीसी का काम हमारी बॉडी में कैसा और कितना होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नेक्स्ट नाम क्या है, वाइट ब्लड कर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज़ लाइक अमीबा इन शेप, यानी ये शेप में कैसे दिखती है, अमीबॉइड स्ट्रक्चर में दिखती है। जब ये कोई काम नहीं करती है, जब ये शिथिल अवस्था में होती है तब तो ये बिल्कुल राउंड दिखती है, लेकिन जब ये कोई काम करती हैं, जब ये एक्टिव होती हैं तो अमीबॉइड स्टेज में यानी अमीबॉइड शेप में दिखाई देती हैं। और हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी की नंबर से संख्या है वो कितनी होती है, 5000 से 9000 प्रति मिलीलीटर होती है, 5000 to 9000 पर ml, इतनी संख्या हमारी डब्ल्यूबीसी में होती है। और डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 दिन का लगभग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसीलिए डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ताकि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। इट इज़ इंक्रीज इन पैथोजेनिक स्टेज, यानी जो ये डब्ल्यूबीसी होती है ये पैथोजेनिक स्टेज में इंक्रीज करती है। यानी इसका काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का,
WBC का जो काम होता है वो होता है शरीर में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करना, या जो भी हमारी एलर्जी वगैरह होती है, ये सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी हमारी WBC होती है। कुछ और भी बीमारियां होती है जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ये सारी चीज़ें WBC के कम ज़्यादा होने से होती हैं। और यदि इसकी संख्या कम होती है, बढ़ जाती है, तो इसकी पैथोजेनिक स्टेज होती है। यदि बढ़ गई, जब WBC हमारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये भी स्टेज क्या है, रोग को बढ़ावा देती है। हीमोग्लोबिन WBC में एब्सेंट होता है। अब हम WBC के स्ट्रक्चर को और देखेंगे आगे कि WBC जो होती है, देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं WBC, वे फिर से 3 टाइप की होती हैं। ये देखिए मैंने तीनों टाइप्स इनके लिखे हुए हैं ये यहाँ पे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स WBC होते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या खास बात है? इन तीनों में जो खास बात है, सबसे पहले इनके शेप की हम बात करें तो जो इओसिनोफिल्स हैं 10 to 15 म्यूएम शेप होता है इनका, माइक्रोमियम शेप होता है। जो बेसोफिल्स हैं उनका जो शेप है, बेसोफिल्स का शेप 8 से 10 म्यूएम तक होता है, माइक्रम तक होता है। 8 से 10 माइक्रम तक बेसोफिल्स का शेप होता है, यानी कि इससे ये छोटी होती हैं, इओसिनोफिल से छोटी होती हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वे गोल गोल कोशिकाएं होती हैं, राउंड शेप की कोशिकाएं होती हैं। और इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम देखते हैं कि जो इओसिनोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है इओसिनोफिल्स का? बाइलोब्ड होता है, यानी 2 लोब बने होते हैं। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी कि इनमें 2 लोब बने होते हैं। और जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स का भी कैसा होता है, इसमें भी 2 लोब पाए जाते हैं, यानी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है किसकी? न्यूक्लियस की। यानी WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, RBC में एब्सेंट, WBC में प्रेजेंट, बात आपको याद रखनी है। और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी इसमें लोब ज़्यादा होते हैं, 2 से 5 लोब तक हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। अब इओसिनोफिल्स के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात है, इनमें जो पाचक एंजाइम है वो भरे होते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ये जो कण होते हैं इओसिनोफिल्स के, ये एसिडिक स्टेन से स्टेन होते हैं, यानी कि स्पेशल इओसिन नाम का इसमें एसिडिक स्टेन पाया जाता है, उससे ये स्टेन होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, ये 2 से 4% तक हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि 70 से 300 पर ml, 70 से 300 पर ml तक, यानी 2 से 4% तक बॉडी में ये पाए जाते हैं। ये शरीर में जो इम्यूनिटी होती है और जो एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसका ये हमारे शरीर में काम करते हैं। इन्हीं की कृपा रहती है, जो इम्यूनिटी हमारी कम ज़्यादा होती है, यही रिस्पॉन्सिबल है। एलर्जी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। यदि ये इनमें WBC में यदि कृमियों की मात्रा यानी संक्रमण किसी वर्म का बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, इओसिनोफिलिया। ये इओसिनोफिल्स में ही संक्रमण बढ़ता है। हमारी WBC की इओसिनोफिल्स में कोई भी वर्म यदि अटैक करता है, उसको इन्फेक्टेड करता है, तो हमें इओसिनोफिलिया हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। बेसोफिल्स के बारे में जो बात करेंगे, क्या करेंगे, जो इओसिनोफिल्स थी वो इओसिन नाम के एसिडिक मीडियम में स्टेन होती थी, कलर होती थी, लेकिन जो बेसोफिल्स है उनका कलर मेथाइलिन ब्लू स्टेन से होता है। मेथाइलिन ब्लू स्टेन जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम का होता है, क्षारीय मीडियम का होता है, उससे ये कलर होता है, यानी अभिरंजित, हिंदी में कहते हैं अभिरंजित होता है। और इन सेल्स की एक और ख़ास बात है, इनमें क्या है, जो कार्पसल्स हैं इनमें मास्ट सेल के द्वारा एक सिक्रीट
होने वाले प्रोटीन होते हैं कौन कौन से? हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें सिक्रीट होते हैं इसकी मास्ट सेल के द्वारा। इसकी मास्ट सेल से 3 प्रकार के प्रोटीन स्रावित होते हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसकी जो लाइफ स्पान है बेसोफिल्स की वो 8 to 12 आवर होती है। 8 से 12 घंटे तक ये केवल जीवित रहती हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं? 60 to 70% होती हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होती हैं। और ये कितनी होती हैं? 0.5 to 2% होती हैं, यानी 35 से 150 पर ml तक होती है। सबसे कम बेसोफिल्स पाई जाती हैं। इओसिनोफिल्स हमने देखा था 2 से 4% होती हैं, यानी सबसे कम बॉडी में बेसोफिल्स होती हैं WBC के रूप में, उससे ज़्यादा इओसिनोफिल्स होती हैं और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी WBC में सबसे ज़्यादा कौन सी कणिकाएँ या कौन सी कैपेसल्स होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम पूछा जाए तो कौन सी होंगी? बेसोफिल्स। तो ये 60 to 70% होती हैं या 350 से 500 पर ml तक होती हैं। इनमें जो न्यूक्लियस है उसकी बात हम कर चुके हैं, पॉलीमॉर्फिक होता है। ये फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, यानी ये डिस्ट्रॉय करती हैं किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया या अदर जो भी हमारे हार्मफुल इन्फेक्टेड वर्म्स होते हैं उनको ये क्या करती हैं? ख़त्म करती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस या शरीर का सैनिक कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। शरीर का सैनिक या मैक्रोफेजेस किसको कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ब्लड। और इसके बारे में नेक्स्ट बात क्या है कि इसकी जो लाइफ स्पान है 10 to 12 आवर होती है। ऊपर बेसोफिल्स की हमने पढ़ी थी 8 to 12 आवर्स होती है, इसकी 10 to 12 आवर्स होती है, लगभग सेम होती है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? हमने जो WBC पढ़ी थी 2 प्रकार की, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 हमने पढ़ ली हैं, इओसिनो, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब हम एग्रेनुलोसाइट्स यानी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, सबसे पहले हम लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट क्या है। तो ये छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कार्पसल्स होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। इनका लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और राउंड शेप में होता है, बस एक ओर से क्या होता है? चिपका होता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड बिग लिम्फोसाइट। इनको हम यूँ भी कह सकते हैं T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट, जो कि आपने पढ़ी भी हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। और इसमें होता क्या है? ये थाइमस और लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड नोड बनाते हैं, यानी इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? थाइमस का और लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड नोड का फॉर्मेशन होता है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही कम दिन, कुछ दिन ही होती है, बहुत ज़्यादा जिंदा नहीं रहते, क्योंकि WBC है, WBC का जीवन काल ही 4 से 5 दिन होता है। और इनका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है? एंटीबॉडीज़ बनाना। किसी भी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी जो बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? WBC बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ का काम हमारी बॉडी में WBC की लिम्फोसाइट करती हैं। ये बात आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? ये शेप में बड़ी होती हैं, बड़ी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट की अपेक्षा बड़ी होती हैं। इनका भी जो न्यूक्लियस होता है बड़ा होता है, लेकिन एग शेप में होता है, जैसे सेम का बीज होता है उस प्रकार से इनका जो न्यूक्लियस है वो होता है। इनमें इनके जो सेल होती है, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी, बहुत फुर्ती से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी खा जाती हैं। इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को खाना, डिस्ट्रॉय करना। तो बहुत ही जल्दी ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, इनका काम है। अब हम पढ़ें WBC के फंक्शंस की, ये काम क्या क्या करती हैं। तो सबसे पहले ये करती क्या है? स्कैवेंजर्स के रूप में काम करती हैं, यानी सैनिक के समान कार्य करती हैं, सुरक्षा करती हैं हमारे ब्लड में। और इनका दूसरा काम क्या होता है कि ये फेगोसाइटिक होती है, यानी ये क्या करती हैं? ये खा जाती हैं, जो भी एंटीजेंस होते हैं उनका भक्षण कर लेती है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण कर लेती हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
ये इंजरी से हमें प्रोटेक्ट देती हैं, यानी चोट लग जाती है, चोट लग जाने वाले स्थान पर वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ पहुँच के वहाँ भी बैक्टीरिया का संक्रमण ना हो, इसलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे तुरंत बैक्टीरिया को खाने का काम कर देती हैं भाई। क्योंकि बैक्टीरिया से यदि कोई विष उत्पन्न होगा या कोई जहर या कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें वो एंटी देगा, तो ये क्या करेंगी WBC, ये तुरंत एंटीटॉक्सिन बनाना शुरू कर देती हैं और एंटीटॉक्सिन बना देती हैं। और चोट लगने पर जो भी सेल्स टूट फूट जाती, उन टूट फूट वाली सेल्स को भी वहाँ से फटाफट हटाती हैं। और फटाफट हटाने से क्या होता है, जो नई सेल्स होती हैं फटाफट डिवीज़न करने लगती हैं और डिवीज़न करने से फिर वहाँ पे नई सेल्स आ जाती हैं, हमारी नई स्किन आ जाती है। चोट ऐसे ही लगती है, ऐसे ही तो ठीक होती है भाई। चोट लगने से, घाव लगने से उसको प्रोटेक्शन दिए जाता है, तो प्रोटेक्शन देने का काम पूरा WBC की जिम्मेदारी होती है। ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ह्यूमन ब्लड में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं। जो ब्लड कार्पसेल्स होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC 3 प्रकार की बताई, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। WBC भी मैंने बताई, ग्रेनुलोसाइट्स बताई, है ना। और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में अब शुरू करते हैं कि ये हैं क्या। बहुत छोटा है, इसमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। इनका जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स ब्लड, ये केवल मैमल्स के ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं और ब्लड क्लॉटिंग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना इनका इंपॉर्टेंट काम होता है। नंबर्स ऑफ प्लेटलेट्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2,50,000 पर mm, प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 2,50,000 तक इनकी संख्या होती है। और न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। इनसे रिलेटेड यही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। एक चीज़ और आपको बतानी थी, जो मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था कि ये फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन, ये भी क्या हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं और ये भी हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या क्या करते हैं, जो एल्बुमिन्स है ये ब्लड के जो परासरण दाब होता है उसको निर्धारित करते हैं कि कितना दाब होना चाहिए। ये एंटीबॉडीज़ के समान कार्य करते हैं, है ना। ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये सब इनका काम होता है। किसका, एल्बुमिन प्रोटीन का। जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही ब्लड क्लॉटिंग जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसकी प्रोसेस को भी कवर करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड। ब्लड में जो RBC, ये मान लीजिए ये RBC है, तो RBC में मैंने आपको बताया था, फिर ये प्लेटलेट्स, ऐसी स्ट्रक्चर इनकी होती है प्लेटलेट्स की। जो इओसिनोफिल्स होती हैं वो ऐसी दिखाई देती हैं, इओसिनोफिल्स। WBC हैं ये। बेसोफिल्स, ये भी क्या हैं, WBC हैं ये। न्यूट्रोफिल्स क्या हैं ये आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आपको देखना है कि ये क्या है। तो ये WBC के पार्ट्स हैं। और ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मैंने बताए थे। जो ए ग्रेनुलोसाइट WBC होती है उनके ये पार्ट हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, और ये है मोनोसाइट। इनमें आप देख सकते हैं कि अंदर इस टाइप से जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ब्लड का सैंपल लेकर के, तो हमें ये माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से दिखाई देती है। पूरे ब्लड को समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो भी फ्लूइड होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो ब्लड के रूप में और एक लिम्फ के रूप में। लिम्फ के रूप में जब पढ़ेंगे उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जो ब्लड के रूप में, वो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड के जो 2 पार्ट हैं वो है प्लाज्मा और कार्पसेल्स। जो कार्पसेल्स हैं वो 3 प्रकार की हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जो WBC होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो 3 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स।
जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इस प्रकार से ये पूरा चार्ट हुआ। मैंने ब्लड के बारे में जितना भी मुझे आता है या जितना भी मैंने स्टडी की है वो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। आप तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बाय।